प्यारे दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं एमल खान, देसी व्लॉगर इंडिया। आज हम जिन शख्सियत का इंटरव्यू ले रहे हैं वो है शौकत खान और बरकत खान। दोनों सगे भाई हैं जो बाड़मेर जिले की रामसर तहसील के छोटे से गांव लद्दे कपार के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज सहायक आचार्य यानी कि एपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय में बड़े भाई शौकत खान का पूरे राजस्थान में चौथी रैंक के साथ और छोटे भाई बरकत खान का 5वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। सबसे पहले इन दोनों भाइयों को राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर दिल की गहराइयों से मुबारक और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। ये दोनों नायाब हीरे जिनकी सफलता की क्या कहानी है, कैसे पहुंचे इस मुकाम पर, आप दोनों भाइयों का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बाड़मेर की माटी को, इस हिंदुस्तान की माटी को सलाम देना चाहूंगा, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हमारी परवरिश हुई, फिर बाद में पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुंचे। इसलिए इस माटी को, हिंदुस्तान की माटी को मैं सलाम देना चाहूंगा। उसके बाद आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हम दोनों भाइयों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बधाई संदेश दी, मुबारकबाद पेश की। उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप दोनों भाई प्रोफेसर बने हो, कैसा महसूस हो रहा है आप दोनों को? जाहिर सी बात है, खुशी तो होगी, क्योंकि इतनी बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी सीधी भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। पूरे इलाके के अंदर, पूरे क्षेत्रवासियों में, पूरे समाज के अंदर खुशी का माहौल है, पूरा समाज खुश है। बरकत भाई, आप भी बताइए। जी, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का धन्यवाद जो हमारे छोटे से गांव में आप तहसील आए। सबसे पहले तो खुशी की बात है, जिस इलाके में मतलब आपको टीचर या कम लोग सदस्य देखने को मिलते हैं, उस इलाके में जहाँ पे बुनियादी सुविधाएं कह सकते हैं, पानी की, लाइट की, जो चीज मैसर नहीं हो लोगों को, उस इलाके में असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेवल 15 की भर्ती में सीधे भर्ती से चयन हुए एक छोटे से गांव में, तो मेरे हिसाब से तो हमारे को तो क्या, पूरे इलाके के गर्व की बात है। जी जी बिल्कुल। एक आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाड़मेर जिले में मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समाज जो है, उसकी 6 लाख के आसपास आबादी है, 6 लाख की जनसंख्या है। उस 6 लाख की जनसंख्या में हम दोनों भाइयों ने पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन के असिस्टेंट प्रोफेसरी का खाता खोला है, तो पूरे समाज के अंदर खुशी का माहौल है, पूरा समाज हमारे ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। जी जरूर। आप अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले शौकत भाई किसको देना चाहिए? जाहिर सी बात है, सबसे पहले सफलता का जो हक है इसके ऊपर, वो मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने अपने खून पसीने से खेती करके, मजदूरी करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। उसके बाद मेरे दादाजी जो ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ नमाज पढ़ते रहते थे और हमें दुआएं देते थे, उनके ऊपर, हमारे ऊपर दादाजी की जो दुआएं हमेशा रही, तो उनके ऊपर उनका ही हक है। उसके बाद मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई साहब रमजान खान, जिनका मार्गदर्शन, जिनका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहा, तो हमारी सफलता में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मेरे बड़े भाई अयूब खान और शेरू खान, जिन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ के हम दोनों भाइयों को पढ़ाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया, तो उनके जो एहसान है वो हम ताउम्र कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद हमारे जो प्राइमरी के जो गुरुजी है, श्री रामावतर जी, जिन्होंने हमको ASNR क गड़े सब सिखाया, तो इस सफलता के ऊपर हमारे प्राइमरी के जो गुरुजी है उनका भी बहुत बड़ा हक है, अधिकार है। उसके बाद मेरे दूर के जो चाचा जी है मौली सुमार, जो हमारे को पोखरण ले गए, वहां से जो पढ़ाया, वहीं जाके उर्दू हमने ली, तो उनका भी हमारे ऊपर हक है। उसके बाद पोखरण में ऐसे कई टीचर मिले, जिनमें इसाक जी, साले मोहम्मद जी और एक मेरे प्रिय शिक्षक थे विष्णु कुमार छंगानी जी, उनका भी इस सफलता के ऊपर बड़ा हक है। उसके बाद जब मैं तैयारी के लिए बाड़मेर आया, तो बाड़मेर में हाजी रोशन मास्टर, जो अभी रिटायर्ड व्याख्याता हैं, जो देतानी के रहने वाले हैं,
उन्हीं के मकान के अंदर हम रह के पढ़ाई की। 2 साल मैंने पढ़ाई की, 5 साल बरकत रहा, तो एक भी किराया हमसे नहीं लिया। तो इस सफलता में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। उसके बाद जैसे ही मेरी 2014 में सिलेक्शन हुआ सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में, तो उसके बाद मैं 3 स्कूलों में रहा। पहली पोस्टिंग मेरी जाने की बेरी में थी, उसके बाद गागरिया स्कूल के अंदर था, उसके बाद एक मिडिल स्कूल है भीलों की बस्ती, वहां था। तो मेरे से जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनकी कहीं ना कहीं दुआएं मेरे साथ रही, क्योंकि मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को, अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाया। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की दुआएं भी मेरे साथ रही, तो उनका मेरी सफलता का जो श्रेय है उनको जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम समाज के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो हमारी जो सफलता है, ये सफलता हम दोनों भाई अपने समाज को समर्पित करना चाहेंगे, ताकि आने वाले हमारे समाज के अंदर हमारे जैसे जैसे कई असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर समाज के सामने उभर सके। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका। तो बरकत भाई, आप भी इसका किसको श्रेय देना चाहोगे? जी, सबसे पहले मैं, कोई भी इंसान कामयाब होता है तो उस कामयाबी का सबसे हकदार ज्यादा होता है माँ बाप होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक छोटा बच्चा होता है तब प्राइमरी स्कूल जाता है, तब उसको किस तरह से बच्चे को स्कूल भेजना, वो भी अपने इस बाड़मेर जिले के रामसर और गढ़ा तहसील में सबसे पिछड़े हुए इलाके, जहाँ पे तालीम नाम की कोई चीज नहीं, उस इलाके में आज से पहले 25 साल बच्चे को स्कूल भेजना, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा कामयाबी के जो हकदार हैं वो मेरे माँ बाप हैं। उसके बाद मैं जहाँ पे अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे सर राम अवतार जो खेतरी झुंझुनू के हैं। उसके बाद जब मैं 12वीं करने के बाद बाड़मेर गया, तो मेरे एक खास दोस्त जो हारून, जो फिलहाल वरिष्ठ अध्यापक है, उनके साथ जो मैंने बाड़मेर रहकर जो चीजें सीखी, वो मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीजें अच्छी सीखी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बरकत भाई आपका। तो अगला सवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको शौकत भाई? प्राइमरी जो एजुकेशन है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो हमने पढ़ाई की है, वो लद्दे कपार गांव की एक प्राइमरी स्कूल है, वहां हमने प्राप्त की। उसके बाद हमारे पास में एक भिंडे कपार गांव है, वहां हमने 6ठी से लेकर 8वीं तक शिक्षा हासिल की। फिर उसके बाद 9th क्लास में हमने गागरिया के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे 9th क्लास उत्तीर्ण की। उसके बाद 9th क्लास उत्तीर्ण करने के बाद हमें एक दिक्कत आई कि 1 साल हम गागरिया के अंदर रहे, तो फिर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब हमारे दूर के जो चाचा जी है मौलवी सुमार, उनके मेरे ऊपर एहसान है, वो पोखरण के अंदर एक मदरसे के अंदर मौलवी थे, तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ वहाँ पढ़ाई करना, वहाँ खाना वगैरह रहना वगैरह सब फ्री है, और सेकेंडरी स्कूल वहाँ भी पास में है, तो फिर वहीं पढ़ाई करना। तो मैं और मेरे गांव के 2-3 लड़के थे, उनके साथ पोखरण चला गया। पोखरण के अंदर हमने 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वापस बाड़मेर आया, तो बाड़मेर पीजी कॉलेज के अंदर रेगुलर उस समय उर्दू नहीं थी, तो मैंने कहा उर्दू मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मैंने नॉन कॉलेजिएट के रूप में, स्वयं पाठी के रूप में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद 2012-13 में मैंने बीएड मौलाना आजाद के अंदर किया। तो जैसे ही मैं मौलाना आजाद मुस्लिम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है वहां पहुंचा, तो पूरी जिंदगी का जो सार है, निचोड़ है, और आगे की जो भविष्य के लिए कैरियर के बारे में वहां सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे साथ रूम पार्टनर रहे, ऐसे ऐसे लड़के रहे, तो फिर मेरे को आगे की भविष्य के बारे में चिंता होने लगी और मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम फाइट किया, फिर फिजिकल में किसी कारणवश पीछे रह गया, लेकिन मेरे को एक सफलता का राज मिल गया, यानी किस तरीके से तैयारी करते हैं, कंपटीशन को किस तरीके से फाइट करते हैं, कैसी कैसी किताबें पढ़ती है, वहां जाके मेरे को पूरा नॉलेज मिल गया। फिर मैंने 2013 के अंदर बीएड करके फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी, वरिष्ठ अध्यापक। तो 2014 के अंदर मेरा वरिष्ठ अध्यापक के रूप में चयन हुआ, 21 साल की उम्र के अंदर। फिर उसके बाद 2014 से लेके 2020 तक मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी किसी कारणवश। फिर 2020 के अंदर कुछ ऐसी समस्या आई। तो कारण क्या था, आप बता सकते हो किस कारणवश आपने वो पढ़ाई छोड़ी थी? पढ़ाई क्या है, उस समय सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, आस पड़ोस के अंदर कोई सेकंड ग्रेड टीचर था नहीं, तो अपने आप को एक तरीके से राजा बन गए, मतलब इस तरीके से फीलिंग आई। लेकिन 2020 के अंदर मेरी जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आए, ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसा बुरा वक्त आया, तो फिर मजबूरी बस मैंने गांव छोड़ना पड़ा मेरे को। फिर मैं बाड़मेर चला गया, कुछ समय के लिए बाड़मेर रहा।
फिर उसके बाद गागरिया के अंदर कमरा लेके रहा। लेकिन मेरे को जिंदगी का सार का पता चल गया कि किस तरीके से, तो फिर मेरा जो पुराना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो लक्ष्य था, टारगेट था, जो मंजिल मैंने को मिलने के लिए कोशिश कर रहा था, वापस मैंने शुरू कर दी। फिर बाद में 2020 में मेरे पिताजी का भी इंतकाल हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को वापस वो सपना, पुराना जो सपना था, वो जीवित हो गया। अपने यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं जैसे किसी की बुरट लगे हाँ तो बुरट जी को सिली हुआ थी, जी, सिली निकाले रही पछे हुए बाद हुए में चुभन थोड़ी देर चुभन होती रहती, यानी वो खटको भीटो रहे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो सपना जीवित होने लगा वापस। तो फिर मैंने वापस तैयारी शुरू की, और 2020 से लेके 2025 अभी जो 22 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, तब तक मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ी नहीं। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर वो हो, तो कोई बिल्कुल भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया। व्हाट्सएप इसलिए चालू रखा क्योंकि जो मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, तो उसके लिए डाक वगैरह या बनानी पड़ती है, कोई सूचना प्रेषित करनी पड़ती है, उसके लिए व्हाट्सएप मेरा चालू था। बाकी सोशल मीडिया पूरा बिल्कुल बंद था। तो इस तरीके से मेरी सफलता वापस आने लगी, और 2022 के अंदर मैंने नेट की, और 2023 के अंदर मैंने राजस्थान सेट किया। फिर उसके बाद 2024 के अंदर वापस दोबारा मैंने नेट की, और 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना। माशाल्लाह दोस्तों, क्या बात है भाई की, भाई ने बहुत संघर्ष किए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरकत भाई, आप भी बताओ, आपने क्या क्या संघर्ष किए, कितनी मुसीबतें झेली है सब। जी सर, सबसे पहले मैंने 5वीं तो मेरे गांव से की। उसके बाद मैंने 6ठी से लेकर 8वीं तक जो अपने पास में भिंडे के बाद पड़ता है, इसमें 3.5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। उसके बाद मैंने क्लास 9 और 10 जो गागरी स्टेशन जो अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से सुबह बस से आना, सुबह जाना। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। लगभग 2009-10 की बात है, जब अपने यहाँ से जय भवानी बस करके यहाँ से निकलते थे, तो मैं उन बस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे एक उनके मालिक थे जगमाल सिंह जी, उनका भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि क्लास 9, 10, 11, 12 में 4 साल तक उसने एक भी किराया नहीं लिया। इसलिए नहीं क्योंकि ये बच्चे आगे जाके पढ़ लिख के अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन करेंगे। उसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं रामसर से की, जो सुबह बस से जाना और शाम को आना। आप अंदाजा लगा सकते हैं तहसील स्तर पे 32 किलोमीटर जाना और 32 किलोमीटर आना, किस तरह से समस्याएं आई होगी। उसके बाद मैंने 2013 में बाढ़ में रहने लगा। वहाँ पे मैंने बीए करने के बाद में मौलाना आज़ाद 2 साल की बीएड करने गया। वहाँ पे 2 साल वहाँ जाने के बाद ये महसूस हुआ कि नौकरी क्या होती है, कैसे लगते हैं, वहाँ बहुत सीखने को मिला। उसके बाद जिस तरह बीएड पूरी होते ही मेरे मतलब रीट आई थी 2018 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग बूंदी जिले में हो गई। बूंदी जिले में होने के बाद एक गांव से दूर इतना फिर ये महसूस होने लगा कि यहाँ पे रहने से अपने रह तो रह रहे हैं, फिर यहाँ पे आगे कुछ तैयारी करें तो अच्छा है। फिर मैंने 2020 में एमए की। एमए करने के बाद एमए सेकेंड ईयर जब मेरी थी, तब मैंने कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर दिया था, फिर तैयारी की। उस 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 में उर्दू विषय में इंटरव्यू जो कॉल हुई थी वो जोधपुर जिले में एकमात्र में था। उसके बाद मैंने नेट 3 बार की। नेट जो नेशनल रिव्यू टेस्ट होता है, जो उर्दू विषय में जो अपने इस इलाके के लोगों का कंप्यूटर सीधा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी वालों से होता है। यहाँ की बच्चों की जो बेसिक होती है उर्दू, वो कमजोर होती है। अपने तो बीए में या एमए में उर्दू लेते हैं, क्लास 9, 10 में कहाँ होती है उर्दू। उन बच्चों से कंप्यूटर से होना, वो भी जो बच्चों की एक बार नेट नहीं होती है, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नेट की, वो भी अच्छे नंबरों से। उसके बाद सेट एग्जाम 2023 में हुआ था। सेट एग्जाम में मैंने ऑल राजस्थान में सेकंड टॉपर किया था। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा उर्दू विषय में 100 सवाल आते, उसमें मेरे 97 सवाल आप सही हुए थे। उसके बाद मेरी तैयारी लगातार चालू थी। 2020 में मैंने जब कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू देने आया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, क्योंकि गाइडेंस देने वाला नहीं था। फिर मैंने ये ऐड लिया, जब पेपर दिया पता चल गया ट्यूशन कहाँ से आते, क्या अपने क्या चीज पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं तमाम सोशल मीडिया, तमाम तरीके की, जिसमें फेसबुक वगैरह सब डिलीट करके मार्च 2020 में ये ऐड कर लिया, जब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनता हूँ, जब तक मेरे लिए सब चीजें बेकार है। मैं या तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो मेरी जिंदगी गुजार है, नहीं तो ऐसे ही मैं गुजारूंगा। यही छोड़ के चले मैं गया था। उसके बाद 2024 में मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम अच्छा हो गया, फिर इंटरव्यू अच्छा हो गया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बरकत भाई, क्या कारण रहा
आप प्रोफेसर असिस्टेंट बने? जी, मेरा दिलचस्प कारण है, जब मैं बीए सेकेंड ईयर बानवेर शहर के अंदर जब रहता था, ट्रेड मेरी बीए थी, उस वक्त क्या हुआ कि मेरे पास में कोई एक बच्चा था, वो अपने गांव में एक्टिव था, सोशल एक्टिव है, समाज के कामों में आना जाना। तो वो अपने गांव का एक कमेटी का सदर बना, तो उसने अपने नाम की एक मोहर छपा ली। मोहर छपा ली तो मैंने सोचा, उसको पूछा सबसे पहले ये कितने की बनती है, उसने 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए मोहर बनती है, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। फिर मैं गया रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान थी, उसमें मोहर बना ली। मोहर बना के वापस आ गया, तो वहां पे हमारी किताब है, तो उसकी किताब के ऊपर मोहर लगा ली। वहां पे लिखा हुआ बरकत खान समय जल देगा पर ऐसा कुछ। तो वो किताब में एक दिन घर लेके आ गया। तो उस वक्त क्या शौकत भाई मतलब बीएड मौलाना से कर रहे थे, तो उनको पूरी जानकारी दी क्या चीजें क्या नहीं है। तो फिर उसने मोहर देखी, तो उसने यही कहा कि लेक्चर बड़े और हमें मोहर की जरूरत है। हमारे अपने वाले थोड़ा तब जब 2014 में बच्चा, जब 14 में बच्चा पढ़ने वाला, जिसकी बैकग्राउंड कुछ नहीं हो शिक्षा के बारे में, तो उसको लेक्चर की एबीसीडी का पता नहीं होता है, लेक्चर क्या होता है। तब ये सब उस वक्त तो थोड़ा ऐसा लगा कि डांट रहे हैं। फिर मैंने वो मोहर मैंने निकाल के नटेश जी के अंदर डाल दी, सूटकेस के अंदर। फिर मैंने आगे तैयार करने लगा, टीचर बन गया 2018 में। टीचर बनने के बाद 2022 में मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया। तो मेरी किस्मत ही देखो, फर्स्ट ग्रेड में मेरे 15-20 नंबर ज्यादा, फिर भी मैं 0.41 से रह गया, क्योंकि उस वक्त ये नियम बना था कि फर्स्ट पेपर में आपको 40% करना जरूरी है। तब मेरे को एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैंने किस वजह से मैं रह गया हूँ। फिर जब मैंने कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दिया, फिर मेरे को वो तो मतलब कहते हैं घायल शेर, धक्का लगा हुआ था। फिर मैं जी जान से तैयार की, मेरे को मोहर तो लेनी है किसी भी हालत में। तो मैंने भरपूर कोशिश करके आज मैं फर्स्ट ग्रेड की मोहर नहीं, एक सहायक आचार्य की मोहर, जो अपने बाड़मेर जिले में सिंधी कम्युनिटी में शायद 2 मोहरें होगी सहायक आचार्य की, वो मेरे पास है। यही मेरी दिलचस्प कहानी है। बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत माशाल्लाह अच्छी कहानी है। उसी मोहर की वजह, उसी ताने की वजह से आप ने इतना काम कर दिया, बहुत अच्छा। ताना जी ने और भाई ने इतना बोला, बढ़िया चीज, हकीकत गाइडेंस माना आपने। हाँ, वो ताना नहीं था, वो एक तरह का गाइडेंस था। गाइडेंस जो था, मार्गदर्शन होता है, गाइडेंस होता है, वो ऐसा ही होता है ताकि बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन मोटिवेशन आ बच्चा अंदर उसके अंदर जोश जज्बा और जुनून पैदा हो, और वो अपनी मेहनत के लिए लग जाए और मेहनत करे और अपने मुकाम तक पहुंच जाए। इस तरीके से होता है। और उर्दू का एक शेर है, 2014 वाली मोहर जो मैंने बनाई थी 20 रुपए में, वो अभी मेरे पास मोहर पड़ी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। उर्दू में एक शेर है कि होके मायूस ना उखाड़ो पौधे अपने आंगन से, होके मायूस ना उखाड़ो पौधे अपने आंगन से, जहाँ धूप बरसी है वहीं बारिश होगी। बहुत अच्छी बात है। तो शौकत भाई, ये तो थी बरकत भाई की कहानी, तो आप भी अपनी कहानी बता सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप कैसे पहुंचे? सबसे पहले मैं जब 11वीं क्लास में 2008 में पढ़ता था, तब जैसलमेर के अंदर एक मेहराब खान करके एक नाम का एक लड़का कॉलेज व्याख्याता बना था, असिस्टेंट प्रोफेसर बना था। उसका नाम सुन के मेरे मन के अंदर एक तरीके से जोश जागा, तमन्ना जागी कि मैं भी बड़ा होके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन बनते कैसे हैं, किस तरीके से बनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी उनके लिए एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो बिल्कुल भी मेरे को पता नहीं था। एक दिन क्लास के अंदर क्लास टीचर ने कोई ऐसा फॉर्म लाए, फॉर्म के अंदर अपनी जो बेसिक जानकारी है वो लिखनी थी, और क्या आपका टारगेट क्या, लक्ष्य क्या, क्या बनना है। तब मैंने उसके अंदर लिख दिया प्रोफेसर। फिर उस सर ने कहा प्रोफेसर होता क्या, लेकिन मेरे को कोई पता नहीं था। तो फिर सर ने भी मोटिवेट किया कि एक दिन बन के दिखाना, तब देखेंगे। तो उनका भी, गुरुजनों का भी मैं अभी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो उस दिन के अंदर मेरे अंदर एक फीलिंग से आई और एक जोश जागा कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। तो 2008 के अंदर, जो आज से 17 साल पहले एक सपना देखा था, वो 2025 के अंदर साकार होगा। तो मैं अपने आप को खुशनसीब भी मानता हूँ, और उसके पीछे भी कई मेहनत है, संघर्ष है, उसको भी मैं अच्छी तरह से अपने करियर के बारे में मानता हूँ। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका। अल्लाह करे आप और इससे ऊंची पोस्टों पर काम करो। तो शौकत भाई, आपने ये कंपटीशन की तैयारी कहाँ पर की, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टाइम दिया आपने? 2020 से मेरी कंटिन्यू तैयारी अभी तक चालू है। उस वक्त मैं गागरिया स्कूल के अंदर पोस्टेड था। तब किशन लाल जी और आत्माराम जी सांखला नाम करके दो मेरे स्टाफ साथी थे, उनका उस समय नेट हुआ था। फिर उसके बाद आत्माराम जी सांखला थे, उनका तो कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू हुआ था, और छोटे भाई बरकत का भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। तो मेरे अंदर अपने आप एक जोश जगा।
तो इन दोनों से तीनों से मैं प्रेरित हुआ कि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन कुछ सकता हूँ। करूंगा कि हमारे साथ में बैठने वाले उठने बैठने वाले भी इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कॉल हो रहा है, ताकि मैं भी तैयारी करूंगा तो मेरा भी हो जाएगा। और मेरा पुराना सपना वो था ही, तो वापिस हो जगह। तो 2020 में मैंने तैयारी शुरू की, और उस वक्त मैं गागरिया के अंदर ही रहता था, बाजार के अंदर ही। तो 12x12 के कमरे के अंदर, उसी कमरे के अंदर मेरी मिसेज रहती थी, मेरी बच्ची रहती थी, उसी कमरे के अंदर रसोई थी, उसी कमरे के अंदर मैं पढ़ाई करता था। मेरी मिसेज का, मेरी बच्ची का, मिसेज का तो पूरा भरपूर सहयोग रहा, साथ रहा। तो किस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया मेरे लिए, और मैंने वहाँ तैयारी की अच्छी तरह से। तो 2022 में मेरा नेट हुआ वहाँ। फिर उसके बाद 2023 के अंदर नेट हुआ, तब भी मैं गागरिया के अंदर ही था। फिर उसके बाद मेरी गागरिया स्कूल से ट्रांसफर हो गई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीलों की बस्ती मैकनकाबाद। फिर मैं यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने इसी कमरे के अंदर, ये जो देख रहे हो आप पीछे किताबें पढ़ी, इसी कमरे के अंदर, जो 10x12 का कमरा है, इसी कमरे के अंदर मैंने पढ़ाई की और इतनी मेहनत की। और उसका जो शेड्यूल था वो तो अलग था, लेकिन इसके अंदर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि घंटों की कोई काउंट नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है कि पढ़ाई कितनी करनी, कैसे करनी। मेरा जो टारगेट था कि इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है, तो उसके लिए चाहे मेरे को रात को 12 बज जाए, सुबह उसके लिए मेरे को भले ही 4 बजे उठना पड़े। तो इस तरीके से मैंने काउंट किया। और मेरे पढ़ने का जो शेड्यूल था, तरीका जो था, वो ये था कि 6 दिन में पढ़ाई करता था। फिर रविवार के दिन जो 6 दिन मैंने पढ़ा है उसको पूरा रिवीजन करता था। फिर अगले 6 दिन मैंने पढ़ाई की। फिर जो 12 दिन का जो मैंने पढ़ा है, उस 12 दिन का मैं अगले रविवार को फिर रिवीजन करता था। इस तरीके से मैं रिवीजन करके तैयारी करता था, और क्विज भी वगैरह बनाता था टेलीग्राम वगैरह पे। और मैं और बरकत दोनों उसमें जुड़े हुए थे। तो बरकत का बहुत बड़ा उसके अंदर सहयोग था कि टेलीग्राम वगैरह के बारे में जानता था। तो मैं तो सोशल मीडिया पे कम ही रहता था, टेलीग्राम वगैरह पे। तो इस तरीके से मैंने सफलता हासिल की, और इस तरीके से मैंने मेहनत की। और इस कमरे के अंदर बाहर आप अंदाजा लगा सकते हो कि गांव पास में ही पड़ा है, कभी मैं गांव की तरफ गया ही नहीं, कभी बाजार की तरफ गया नहीं। तो 5 साल का जो संघर्ष है, वो 5 साल का संघर्ष अभी जो रिजल्ट आया 12 फरवरी को, इस 12 फरवरी को चारों तरफ से फैल गया। मेरा एक ही मानना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दो। पढ़ाई को कभी भी शो करके मत पढ़ो। जो भी पढ़ना है अपने खुद को पढ़ना है, खुद ही मंजिल प्राप्त करनी। इसलिए दुनिया को दिखा के कोई कभी पढ़ाई ना करे बच्चा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे भाई शौकत खान की पढ़ाई का जीवन, कैसे पढ़ाई की, संघर्षों के साथ साथ में स्कूल भी जाते थे, पूरा स्कूल को टाइम भी दिया और अपनी तैयारी की। तो बरकत भाई, आप भी बता सकते हो कि आपने कहाँ पे तैयारी की? जी, सितंबर 2018 में राज की सेवा में आने के बाद तकरीबन मैंने 1 साल सोशल मीडिया पे आया। सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे इससे महसूस हुआ कि जो चीज़ें अपने को लेनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे नहीं है। फिर सोशल मीडिया को मैंने खैराबाद करके तमाम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, सबको डिलीट करके मैं अपने मिशन में कूद गया। तो मार्च 2020 से मैंने, जब 2020 में एक भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें सिर्फ उर्दू की 5 सीटें थी। तो 5 सीटों में 5 गुना पास किए थे, 25 विद्यार्थी लोगों को पास किए थे। तो 25 लोगों में सेलेक्ट हुआ। तब मेरे को लगा कि अब मैं बन सकता हूँ, जब आगे भर्ती आएगी इसमें अच्छे खासे पद होंगे तो मैं निकल सकता हूँ। 2023 में 24 पद के लिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई तो मैंने मान लिया मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो फिर मैं, जाहिर सी बात है, जब मैं घर से बाहर था तो वहीं पे रहने लग, वहीं था मैं कमरे के अंदर, जब अकेला रहता था तो पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, पढ़ाई करना। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि मैं किसी के घर के ऊपर रहता, 2 मंजिल का मकान था, तो नीचे रहते थे अंकल जी आंटी रहते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दरवाजा कभी खोलता ही नहीं था, तो कहते थे मार साहब उठ गया, नहीं उठा अभी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी चीज होती है जुनून होना जरूरी है। तैयारी तो सब कहते हैं, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा, तैयारी मायने नहीं रखती, जुनून होना बहुत जरूरी है कि मेरे से हो सकता है। दिल का शौक होना जरूरी है, अंदर शौक, लगन होना। खास करके सोशल मीडिया से अपने को हटना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि आप, मेरे जब तैयारी करता था, मोबाइल के अंदर रिंगटोन लगी हुई थी, कोई कॉल करता, ऐसा था कि इसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो आप अंदाजा लगा सकते किस तरह से जुनून था। ये जुनून मुझे लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया चीज कही आपने। तो बड़े भाई साहब, आपके ये छोटे भाई जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका एमल खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।
thank God. I am very happy बहुत अच्छी वाह and I am proud of जी my younger brothers. जी बहुत अच्छा लग रहा है इस दौर धरती में एक कोहिनूर हीरा निकल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे एरिया में बहुत पछात एरिया है, इसमें आगे निकलना बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे एरिया में सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जो अभी छोटे युवा पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चे अपने पढ़ाएं, शिक्षा तालीम के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो मिटा दो अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मतलब पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है, तालीम है तो सब कुछ है। यही। बहुत शुक्रिया आपका बड़े भाई साहब। तो भाई शौकत भाई, आप वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया था, तो उन चीजों से आप कैसे उभरे और उन चीजों को आपने मतलब अपने ऊपर हाइपर होने नहीं दिया, इस चीज के बारे में भी आप बताना जरूर। सबसे पहले उस बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें मेरे माँ बाप भी थे, मेरे भाई भी थे, मेरे रिश्तेदार वगैरह भी थे, और उसके अलावा मेरे ससुर जी जिनका बुरे वक्त मैंने खूब उन्होंने साथ दिया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो एक ही मोटिव है कि आपके जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, उनका डट कर मुकाबला करो। नवाज देवबंदी का एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन भी क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। तो यही कहना है कि मेरा उस बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने साथ दिया, और सबसे पहले तो गांव वालों ने, कभी कभार उस वक्त अपने को लगता है कि ये बुरा वक्त क्यों आया, उस वक्त उस समय मेरे को भी लगा था कि ये बुरा वक्त मेरे ऊपर क्यों आया, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो वो ये जो नतीजा है, ये जो मेरा परिणाम अभी मिला है, ये जो सफलता, ये कामयाबी मिली है, तो ये उसी बुरे वक्त का ही परिणाम। उस बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया था, तो मैंने उनसे सीख ली, एक सबक लिया कि मुझे इन लोगों को, समाज को, यहाँ के इलाके वालों को, क्षेत्रवासियों को एक कुछ बन के दिखाना, जरूर बन के दिखाना। तो वो बुरा वक्त उस समय तो बुरा लगा था, लेकिन आज जब देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो वो संघर्ष के जो दिन है, जो बुरा वक्त है, वो मेरे लिए सफलता का था। बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। तो बरकत भाई, कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इस जमाने के हिसाब से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा युवाओं से कि डार्क हॉर्स, जो गुमशुदगी की जिंदगी, जो मतलब एक कमरे के अंदर किसी को ये मालूम नहीं चलना चाहिए किसकी तैयारी कर रहा है, लोगों को इसे लगना चाहिए कि मजदूरी कर रहा है, कई बार गए मजदूरी करने अहमदाबाद, सूरत या, तो सोशल मीडिया पे अपने डिस्कनेक्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया में तमाम तरह के स्टेटस आ गए और फेसबुक आ गई, इसमें आदमी को दर्द करना जरूरी है। अगर ये करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। शकील आजमी का एक शेर है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो इस जमाने के हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा, जो कोशिश करता है उसको मंजिल अवसर जरूर मिलेगी। ऐसे बहुत सारे अपने इलाके में या और जगह ऐसी बहुत सारे मिसालें पड़ी है, जो कोई भी कामयाब इंसान एक बार जब नाकाम हुआ है, दूसरी बार जरूर वो कामयाब हुआ है, वो भी बड़ी उसको कामयाबी मिली। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा। शुक्रिया आपका। शौकत भाई, आप भी कुछ युवाओं को संदेश देना चाहोगे? जी, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। सबसे पहले सफल होने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहली है त्याग, दूसरी है तपस्या। किसी भी युवा साथी को, किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे को सबसे पहले इस शर्त को फॉलो करना जरूरी। पहले वो किसी चीज का त्याग करेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, यार दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ने पड़ेंगे, पूरा 100% किसी भी काम को देना पड़ेगा। मुझे एक शाहरुख खान की फिल्म है ओम शांति, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है
कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। अपने अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो जोश जज्बा जुनून होना चाहिए। अपने अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तो वो चीज क्यों मिलेगी। तो उसके लिए पूरा 100% यदि किसी चीज को देंगे तो अवश्य अपन सफल हो जाएंगे। बाकी हरिवंश बच्चन की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि असफलता से तुम घबराओ मत। असफलता एक चुनौती है, उस चुनौती को आप स्वीकार करो। क्या कमी रही है उसको देखो, फिर उसके अंदर सुधार करो कि एक मैंने एग्जाम दिया उसके अंदर चयन क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो क्या कमी रही है उसको ढूंढो। उस तरीके से आप लगन के साथ पूरी 100% शिद्दत के साथ यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। जिस तरीके से जो संघर्ष लोग करते हैं, तो संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है, जब सफल हो जाता है यानी असफलता अनाथ होती है और सफलता के 1000 बाप होते हैं। तो सफल होने के बाद सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष के अंदर, असफलता के अंदर आदमी हारा हुआ रहता है। वो जब हारा हुआ व्यक्ति, असफल व्यक्ति जब अपनी गली के अंदर गुजरता है तो उसके ऊपर कुत्ते भी भौंकते हैं। और वही व्यक्ति यदि सफल होके जीत कर विजय प्राप्त करके कामयाब होके उसी गली के अंदर गुजरता है तो उस गली का जो शेर होता है वो भी उसको सलाम करता है। बिल्कुल सही। तो सभी युवा साथियों को, तैयारी करने वालों को यही मेरा मैसेज है, पैगाम है, संदेश है कि आप 100% शिद्दत के साथ मेहनत करो, अवश्य कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका, आपने जो युवाओं को संदेश दिया। मैं भी आशा करता हूँ ये संदेश सभी युवा साथी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और तैयारी करने वाले भी ये ठान लेंगे। ये भी आपने जो भी बोला, शायरी बोली है, लहरों से डट कर नौका पार नहीं होती, ये इंशाल्लाह अवश्य करेंगे और आपके मैसेज को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये थे भारत पाकिस्तान की सीमा से सटीक 2 किलोमीटर दूर घोरों के बीच बसे हुए छोटे से गांव लद्दे का पार के नायाब हीरे, जिन पर पूरे समाज को, पूरे बाड़मेर जिले को फख्र है। मुझे उम्मीद है कि इन 2 कोहिनूरों की संघर्ष की दास्तान सुनकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी युवा साथी मोटिवेट होंगे और इनसे सीख लेंगे। तो ऐसे युवा साथियों को मैं सलाम करता हूं दिल से कि आपकी तैयारी का जो आपने मुझे दास्तान सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले ऐसे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।